बी टेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज मैं आपको समराइज करूंगी कि व्हाट इज एग्जैक्टली द लास्ट जो हम बोलते हैं कि अब लास्ट चढ़ाव आ गया है, तो ये डायरेक्ट टैक्स का आज जो है ये एक लास्ट सेशन है समझने के लिए कि फाइनली ये होता क्या है। फाइनली हम जो इतना डिस्कशंस कर रहे हैं इतने दिन से कि डिडक्शंस मिलते हैं, एग्जेम्पशंस, एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, प्रॉफिट पे टैक्स होता है, अब इसका एंड क्या है? इसका एंड इज बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न्स। I'll just share this. अब एंड में what it is an importance of income tax returns today. That's what I'm going to make you understand कि income tax return इतनी important क्यों है। एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न एक प्रकार का फॉर्म है जो जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? हम उनको इस पर्टिकुलर फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज ITR, ठीक है, इसका नॉर्मल आपको जो कॉमन नॉमेनक्लेचर सुनने में मिलेगा सबके मुंह से वो मिलेगा ITR ऐसा आप सुनेंगे कि लोग बोलेंगे ITR फाइल हो गया क्या। तो ITR इज नथिंग, इट इज एन इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? इसके थ्रू हम फाइनली हमारी जो इनकम है वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, एक फ्रेंचाइजी, एक चेन है गवर्नमेंट की। जैसे हम लोग अपना काम अपनी मेट्स को डेलीगेट करते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने अपना काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेलीगेट किया हुआ है कि कौन टैक्स भर रहा है, कौन नहीं भर रहा है, या कौन अपनी इनकम को प्रॉपरली डिस्क्लोज कर रहा है, ये काम आपको देखना है। तो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऑथोरिटी है जो आपको नोटिसेस इशू कर सकती है, जो आपको इंक्वायरी के लेटर्स भेज सकती है, जो आपसे पूछ सकती है, जिनको राइट्स है ये पूछने का कि आपने अपनी इनकम टैक्स की जो डिटेल्स है वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज नहीं की है। तो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो आपके ऊपर रेगुलेशंस लगाता है, जो आपके तरफ नजर रखता है, जो आपकी तरफ आई वॉच रखता है। तो हम क्या करते हैं? हम एज अ कॉमन एसएससी हम क्या करते हैं? हम एज अ कॉमन एसएससी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स को। इसमें हम ये डिस्क्लोज करते हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, हमारी इनकम क्या है, और हमने कौन से डिडक्शंस लिए हैं, या हमारी जो इनकम है उसमें से एग्जेम्प्टेड इनकम क्या है। अब क्या इनकम टैक्स रिटर्न एक नॉर्मल पर्सन भर सकता है? ये सबके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। अब ऐसे तो यदि आप एक नॉर्मल नॉलेजेबल पर्सन है, आपको समझ रहा है कि डिडक्शंस क्या होता है, एग्जेम्पशंस क्या होता है, तो वेरियस फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स के। जस्ट अ मिनट। वेरियस फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स के जो अलग अलग सिचुएशंस में भरे जाते हैं। कोई भी एक फॉर्म के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरी जाती है, इसमें देयर आर वेरियस फॉर्म्स। जैसे ITR 1 जो होता है ये उन लोगों के लिए होता है, उन रेसिडेंट्स के लिए जिनकी इनकम अप टू 50 लाख है, या जिनकी इनकम सिर्फ सैलरी से होती है, या जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होती है। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी इनकम बिजनेस क्लास से है तो आप ITR 1 नहीं फाइल करेंगे। यदि आपकी इनकम बिजनेस क्लास से है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फॉर्म्स में वेरिएशंस है। कोई भी एक फॉर्म के थ्रू आप अपनी रिटर्न्स नहीं भर सकते हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि जिस तरीके से हम लोग जब कोई साड़ी बनवाना चाहते हैं या फिर हम कुछ नया डिजाइनर कुछ बनवाना चाहते हैं, तो हम प्रॉपर स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाते हैं, प्रॉपर बुटीक वाली के पास जाते हैं, और फिर उसमें हम थोड़ा सा अपना तड़का लगवा के अपने कपड़े उस हिसाब से डिजाइन करवाते हैं जिस तरीके से हमें चाहिए। हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न बिल्कुल वैसी ही है। हमने इसको, यदि हमें पूरा नॉलेज नहीं है तो खुद भरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमने प्रॉपर एक्सपर्टाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाना चाहिए जिनको इनका नॉलेज होता है, क्योंकि एक प्रोविजन नहीं है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में जो सब प्रोविजंस है वो बहुत सारे हैं।
आपके लिए उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा प्रोविजन है, ये आप नहीं समझ सकते पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ सकता है। इसलिए आपने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न पे जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस देते हैं उसको एज अ पेन नहीं लेना चाहिए, जो बहुत लोगों की सोच होती है। वो उसको एज अ पेन लेते हैं कि हमारा तो रिटर्न फाइल करने के लिए खर्चा लग रहा है और टैक्स भी भरो गवर्नमेंट को, वो पैसा भी जा रहा है। तो मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न जो भर रहे हैं हम, वो तो एकदम ही व्यर्थ चीज है, एकदम ही घटिया चीज है, क्योंकि उसमें सीए को भी पैसा देना पड़ जाता है और गवर्नमेंट भी लाइबिलिटी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी के तहत हमारा ले लेती है, तो हमारी उसमें भी पैसे चले जाते हैं। ये जो सोच है ये बहुत गलत है। इनकम टैक्स की रिटर्न्स के आप जो पैसा उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रहे हैं, वो उसके उस वो जो उसमें मेनाज डाल रहा है उसके कंपैरेटिवली कुछ नहीं है। फिर भी मार्केट में सिनेरियो ऐसा है, इसलिए पीपल आर पेइंग लेस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सेप्टिंग। बट मार्क माय वर्ड्स, इतनी ज्यादा मेहनत लगती है आजकल एक इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करने में कि आप जो पैसा वर्थ पे कर रहे हैं वो इतना कोई वर्थ नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो आप पे कर रहे हैं। लेकिन यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न गलत हो जाती है तो आपको बाद में जो नोटिस आएगा और फिर आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा, वो पेनल्टीज और इंटरेस्ट इस फीस के आगे बहुत हैवी लगेगा। इसलिए जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं है, आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स खुद भरने की गलती कभी मत कीजिए। आप प्रॉपर स्पेशलाइज पर्सन के पास जाइए, उनको अपनी सब चीजें बताइए, उसमें आप कौन से वाले क्लॉज में या आप कौन से वाले फॉर्म में फिट बैठते हैं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको हेल्प करने दीजिए समझने के लिए, ताकि आप प्रॉपर फॉर्म फिल कीजिए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, देयर आर 6 फॉर्म्स जिसकी एप्लीकेबिलिटी डिफर करती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कि आप सैलरीड क्लास पर्सन है, कि आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी आपका फॉर्म नंबर चेंज हो जाता है। तो और कंपनी के लिए अलग फॉर्म होता है, एलएलपी के लिए अलग फॉर्म होता है। इस तरीके से फॉर्म्स का वेरिएशन है। तो यदि आपको नॉलेज नहीं है और आप गलत फॉर्म भर देंगे तो आप अपनी इनकम गलत तरीके से डिस्क्लोज कर देंगे। गलत तरीके से डिस्क्लोज करने के बाद आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो इमीडिएटली पिकअप हो जाएगा कि आपने गलत डिस्क्लोजर किया है। और गलत डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इनकम जानबूझ के छुपाई है या आपने इंफॉर्मेशन गलत तरीके से शेयर की है। उस पे भी क्रिमिनल ऑफेंसेस भी है, पेनल्टीज भी है। इसलिए इन सब चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आप प्रॉपर स्पेशलाइज पर्सन के पास जाइए और उनके थ्रू आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरिए, दो आप नॉलेजेबल हो। लेकिन ये इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी हेल्प के बिना भरना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कुछ टैक्स प्लानिंग लगती है जो आप ही कर सकते हैं। इसलिए हम फोकस करेंगे कि टैक्स प्लानिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स हमको ध्यान में रखना है। पहली चीज है डिडक्शंस। पहले तो जो हमने समझा हमारे सेकेंड चैप्टर, हमारे सेकेंड सेशन में हमने ये समझा कि डिडक्शंस क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ डिडक्शंस ऐसे भी होते हैं जो आपको मिलने चाहिए, पर क्योंकि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं तो वो डिडक्शंस का बेनिफिट्स आपके पास ऑन नहीं किया जाता है। तो पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें अपने सारे डिडक्शंस की तैयारी रखनी है। अब कुछ लोग ये होते, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि उन्हें ये डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, या कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि क्या उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उन्होंने डिडक्शंस की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसे में आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक सिटिंग कीजिए, आप उनसे अपनी इनकम शेयर कीजिए बिफोर ईयर एंड, दैट इज बिफोर 31 मार्च, क्योंकि जो ईयर एंड काउंट होता है वो होता है अप्रैल से लेके मार्च। तो ये ईयर खत्म होने के पहले ही आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, आपकी इनकम को डिस्क्लोज कीजिए और उसके उस हिसाब से आप उनसे समझिए कि आपको कितना डिडक्शन मिल सकता है, आपको कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपने डिडक्शंस की प्लानिंग कीजिए। क्योंकि मार्च के बाद जब आप पैसा भरेंगे तो दैट विल बी ऑफ नो यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, मतलब उस साल के लिए वो पैसा कोई मान्यता नहीं रखेगा, वो डिडक्शंस आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे। इसलिए
बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, जाके सीधे 31 मार्च को पीपीएफ में पैसा डालेंगे। जब आप साल भर आपके पास, यदि मार्च के शुरू में भी आपके पास पैसा है तो आप मार्च में क्यों नहीं डालते हैं? आप मार्च में डालिए, आप अप्रैल में डालिए, आप 31 मार्च को ही क्यों पीपीएफ में पैसा डालते हैं? हमने बहुत लोगों के इसमें देखा है जिसमें 31 मार्च को या तो वो डाल नहीं पाते या उनके चेक्स क्लियर नहीं हो पाते, तो उनका उस साल का डिडक्शन वेस्ट हो जाता है और सेकेंड ईयर में उनके पास डबल रहेगा, जैसे 1.5 लाख 3 लाख रुपए रहेंगे और उनको लेकिन डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। हमें डिडक्शंस को प्रॉपरली फॉर द इयर्स कीप ऑन प्लानिंग करते रहना चाहिए, ताकि हमें हर साल प्रॉपर डिडक्शंस मिलता रहे और हमारा टैक्स वहां पे बचता रहे। फिर हमें एग्जेम्प्टेड इनकम पे प्लानिंग करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जिनसे हमें इनकम जनरेशन हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, तो क्या हम ये पर्टिकुलर सिचुएशन में है कि हम टैक्सेबल इनकम पे कर सकते हैं, मतलब टैक्स पे कर सकते हैं, या हमें एग्जेम्प्टेड इनकम की तरफ ज्यादा शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि हम गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स पे कर सके। तो बाइफर्केशन बिटवीन अ टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्टेड इनकम समय से पहले समझिए, उसके हिसाब से आपकी टैक्स प्लानिंग कीजिए, वो आपको ज्यादा बेनिफिट्स देगा। फिर आपकी जो इनकम है ये आपकी फैमिली के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि हर पर्सन जो 18 साल के ऊपर हो चुका है उसकी रिटर्न इंडिविजुअली जा सकती है, उसका पैन नंबर रहता है, जो उसके पैन नंबर के हिसाब से उसकी खुद की रिटर्न जा सकती है। तो यदि मेरी इनकम पे ज्यादा टैक्स लग रहा है तो मैं अपनी इनकम अपने फैमिली मेंबर्स में शिफ्ट करूं, इसका मुझे ख्याल रखना चाहिए। पर कैसे शिफ्ट करना, कितना शिफ्ट करना, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। इसलिए आप अपने सीए का टाइम लीजिए, उनके पास जाइए, उनके साथ बैठिए और प्रॉपर अपनी फैमिली में इनकम को डिवाइड कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैमिली मेंबर्स, क्योंकि इससे टैक्स लाइबिलिटी रिडक्शन बहुत पैमाने में कम हो सकता है। जो समझदार है वो मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उससे टैक्स लाइबिलिटी हर इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में कैलकुलेट की जाती है। तो जो क्यूमुलेटिवली सीधे आपके हाथ में लगने वाली थी वो फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है जब हमें टैक्स प्लानिंग करनी है। फिर दूसरा हमें क्या करना है, हमें अपना एडवांस टैक्स टाइमली बनाना। मैं इतना साल हो गया है मुझे प्रैक्टिस करते हुए, इतने लोग मैंने देखे हैं जिन्हें पता होता है कि उनकी इनकम 10 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, वेरी फर्स्ट डे उनको पता होता है। अप्रैल में उन्हें पता होता है कि उन्हें सैलरी कितनी मिलने वाली है आगे 12 महीने तक। अप्रैल में उन्हें पता होता है कि मेरा बिजनेस कितना फ्लरिश करने वाला है, या मेरे हाथ में कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं, या मेरा नया एक्शन मूव प्लान क्या है। लेकिन लोग एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि यदि आप एडवांस टैक्स टाइमली नहीं भर रहे हैं तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा देने वाले हैं। तो सपोज यदि मेरे टैक्स लाइबिलिटी 3 लाख रुपया आती है, तो उसके ऊपर यदि आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो आप 50,000 रुपया एज अ इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों मिला के गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ये 50,000 रुपया जो आपको पिंच नहीं होना चाहिए था वो आपको पिंच हो रहा है, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स की प्लानिंग नहीं की। तो अब आप बोलेंगे हम एडवांस टैक्स की प्लानिंग कैसे करें? यदि आप उतने सक्षम नहीं हैं कि आप साल भर एडवांस टैक्स की प्लानिंग कर सके, तो एटलीस्ट आप मार्च में एडवांस टैक्स भरिए, क्योंकि मार्च तक आपको आपकी पोजीशन समझ में आ जाएगी कि आप कितना कमा रहे हैं, आपने कितना खर्चा करा है। क्योंकि 15 मार्च आखिरी तारीख होती है एडवांस टैक्स भरने की, उसके बाद यदि आपने कुछ टैक्सेस भरा भी तो वो एडवांस टैक्स जैसा काउंट नहीं होता है, उस पर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लग ही जाती है। तो 15 मार्च तक तो मुझे पता है कि मैंने फाइनली क्या अर्न किया है या मेरे कितने खर्चे हो चुके हैं। जिन लोगों को साल भर ये तकलीफ जाती है कि वो अपने आप को इंटरप्रिट नहीं कर पाते हैं कि मेरा एडवांस टैक्स कितना आना चाहिए, उनके पास एटलीस्ट मार्च का ऑप्शन है। आप कुछ एक्सटेंड तक तो अपनी इंटरेस्ट और लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं यदि आप एडवांस टैक्स भरे तो। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं देखेंगे टाइम पे जो निकलेगा वो भर देंगे।
पर यदि आप बहुत इंश्योर है, यदि आप बहुत श्योर है कि आपकी कमाई प्रॉपर हो चुकी है और आपको टैक्स लायबिलिटी आने ही वाली है, तो आपने एडवांस टैक्स जरूर भरना चाहिए। इसकी आपने प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। इसकी प्लानिंग वैसे तो आपने साल भर करना चाहिए, बट लोग इतना इतना कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। एडवांस टैक्स का मतलब ये होता है कि आप एडवांस में टैक्सेस को पे कर देते हैं। मतलब यदि मेरा ईयर है अप्रैल टू मार्च, तो आप मार्च के पहले ही गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स पे कर देंगे आपकी कमाई पे। आपकी रिटर्न्स बाद में जाएगी। जब आपकी रिटर्न जाएगी, तब ये जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है, ये कंसिडर्ड हो जाता है कि आपने टैक्स ऑलरेडी इतना पे किया है। तो टू दैट एक्सटेंट आप अपनी लायबिलिटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी की सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो आप बाद में टैक्स भरते हैं, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स कब भरते हैं, हम 6 महीने 3 महीने के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरते हैं, मार्च खत्म होने के बाद। तो 3 महीने का ब्याज और पेनल्टी का चक्रव्यूह आपके पीछे लग चुका है, क्योंकि जो टैक्स आपने मार्च में पे करना चाहिए था, वो आप जून में पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट आपसे 3 महीने का ब्याज भी लेगी और पेनल्टीज भी लेगी। इसलिए समझदारी यही है कि आप एडवांस टैक्स भरे और समय से पहले भरे। फिर अब क्या होता है, कुछ लोगों का टीडीएस कटता है। जैसे मैंने कल बताया था कि टीडीएस कटता है। ओके, आई कैन एक्सप्लेन यू एडवांस टैक्स अगेन। एडवांस टैक्स की डेट्स होती है, जैसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। साल में 4 डेट्स होती है। ओके, इसमें क्या होता है, हम यदि प्रिडिक्ट करें, ओके, मेरा क्या चल रहा है अभी, अप्रैल 21, मेरा मार्च 22 खत्म होने वाला है, राइट। अभी मैं फरवरी में हूँ, मेरा नेक्स्ट मंथ में मार्च 22, मतलब एक मेरा ईयर एंड हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, मैंने साल भर में कुछ कमाया है, जो मुझे पता है कि मैंने ये कमाया है। यदि मैं सैलरीड क्लास पर्सन हूँ, तो मुझे पता है मुझे कितनी सैलरी मिल रही है। ओके, यदि मैं बिजनेस क्लास पर्सन हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे बिजनेस से मुझे कितना मुनाफा हुआ है, मेरा कितना खर्चा हुआ है। तो अभी आई कैन प्रिडिक्ट, मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि मेरा साल भर में कितना कमाई हुआ है। अब हमने टैक्स कैलकुलेशन सीखा कि हम टैक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपने डिडक्शंस को कंसीडर करेंगे, उसमें अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम्स को कंसीडर करेंगे, और फिर मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या आती है ये मुझे पता चल रहा है। तो ये जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाऊंगी जून में या जुलाई में। उस समय में ये टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करूंगी कि सीए अभी मुझे अप्रोप्रिएट इनकम टैक्स की लायबिलिटी निकाल के देंगे रिटर्न फाइल करते समय, और तब मैं अपना टैक्सेस पे करूंगी। पर उस समय जब मैं टैक्सेस पे करती हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी लगता है। इसीलिए वो एडवांस टैक्स होता है कि आप एडवांस में ही टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो आप मार्च में ही वो टैक्सेस पे कर दीजिए, तो जुलाई में आपको जो ब्याज और पेनल्टी लगने वाली है वो नहीं लगेगी। यदि एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आएगी जो आपने भरी है तो ही लगेगी, लेकिन यदि आपने जो भरा है उसी में आपकी लाइबिलिटी परफेक्टली एडजस्ट हो चुकी है, तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। दिस इज व्हाट इज एन एडवांस टैक्स। तो आपको मार्च 22 में ही एडवांस टैक्स भरना है, टू द एक्सटेंट आपको लगता है कि आपका मुनाफा है, कितना रहने वाला है, और आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आने वाली है, और उस पर इनकम टैक्स कितना आएगा। जो लोगों को ये खुद से नहीं समझ पाता है, वो अपने सीए से टाइम ले, उनके पास जाए, उनको अपनी इनकम प्रायर बताए और उनसे पूछे कि वो एडवांस टैक्स कितना भरे। आपके सीए जरूर आपको हेल्प करेंगे। हम हमारे सारे क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, हम सबके एडवांस टैक्स भराते हैं। ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो आपको ये नहीं बोलेगा कि एडवांस टैक्स मत भरो। तो आप फिर एडवांस टैक्स भरिए और इस इंटरेस्ट और पेनल्टी से वेव ऑफ लीजिए, जो लोगों को लगती है और बहुत ज्यादा लगती है। लोगों को पता भी नहीं रहता है कि हमने इतना पेमेंट सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टीज के लिए दे दिया है। यस, एडवांस टैक्स यदि आपने कम पे किया या ज्यादा पे किया तो वो एडजस्ट हो जाता है। यदि आपने कम पे किया है तो आप और पे कर सकते हैं टैक्स, और ज्यादा भर दिया है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय। आपका पैसा कहीं नहीं जाता है, पूरा सेफ रहता है। फिर हमें रिकंसिलेशन ऑफ 26 AS और एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत अनिवार्य चीज है। क्यों? क्योंकि जो टीडीएस कटता है, जो मैंने कल समझाया था कि दूसरों को लाइबिलिटी होती है कि वो हमें पेमेंट करने के पहले टीडीएस काटे और हमारे पैन नंबर के अगेंस्ट जमा करे, राइट।
उसकी रिटर्न फाइल करके हमारे पैन नंबर के अगेंस्ट जमा करें। तो वो जो चीजें हैं वो हमारे 26AS, ये एक फॉर्म है जो इनकम टैक्स की साइट से मिलता है। आप अपना खुद का 26AS डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजी स्टेप्स है। यदि आपको ये नहीं आता है खुद से समझ में, तो आप एक बार अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठिए और इसको समझिए। इससे आप अपनी टैक्स प्लानिंग में काफी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको सारे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का रिफ्लेक्शन देता है कि आपका TDS कितना हुआ है, आपने एडवांस टैक्स कितना भरा है, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होती है, यदि आपने कोई शेयर्स बेचा है तो उसका मुनाफा भी इसमें रिफ्लेक्ट होता है। ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये और 26AS अभी इंटीग्रेट हो रहा है। इंटीग्रेट हो रहा है मतलब जो 26AS की इंफॉर्मेशन है वो अभी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी आना शुरू होने लग रही है, AIS में। ये AIS इज अ न्यू थिंग, ये इसी साल से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जितनी भी 2021 की रिटर्न्स गई थी उन सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये एक और काम करना पड़ा था कि अपने सारे क्लाइंट्स के AIS मैच करने पड़े थे। उसका रीजन वही है कि अभी तक लोग क्या करते थे, शेयर्स का काम करते थे पर CA को डिस्क्लोज नहीं करते थे। उनको शेयर्स का मुनाफा होता था पर वो डिस्क्लोज नहीं करते थे, वो रिटर्न का पार्ट नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, आपका AIS में पूरा शेयर्स आपने जितना भी बेचा या जितना भी खरीदा वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अब क्रिप्टो करेंसी भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इस बजट में 30% टैक्सेबल कर दिया गया है। उसके नॉर्म्स प्रिजेंट करने वाले हैं, ताकि यदि आपके पैन नंबर से आप जो भी क्रिप्टोस खरीद रहे हैं या आपके आधार बेस्ड पे आप जो भी क्रिप्टोस खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो उसके सारे ट्रांजेक्शन अब रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगे AIS में। या तो इस ईयर या तो नेक्स्ट ईयर तक फॉर श्योर ये होने लगेगा। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ईयर से हमें दिखना शुरू हो जाना चाहिए जब हम लोगों के AIS निकालेंगे। पर लेट्स सी वेदर गवर्नमेंट इतना फास्ट वर्किंग कर पाएगी, क्या नहीं कर पाई तो नेक्स्ट ईयर तक वो डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट कर पा लेंगे। तो इस तरीके से आपने यदि कोई भी ट्रांजेक्शन हाइड करने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, तो वो अब नहीं हो सकता है। आपके आधार और पैन नंबर के बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन ये AIS में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए इस AIS में क्या दिख रहा है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके बिना आप अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। आप अपनी टैक्स प्लानिंग अप्रोप्रिएटली नहीं कर सकेंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि आपको कितना टैक्सेस पे करना है, and you will end up in paying less taxes because of which आप फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करेंगे। और कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि मेरी कोई सच कोई सैलरी इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, मैंने तो सिर्फ शेयर्स में डीलिंग किया है, उसके मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे आप। आपको इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करनी है। एक चीज समझ के चलिए, यदि आपने अब 1 लाख रुपया भी कमाया है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरिए, क्योंकि ये सबकी मैपिंग हो चुकी है, ये आधार नंबर से लिंक हो चुकी है। आपके हर बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक है, आपके पैन नंबर से लिंक है, गवर्नमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। आज नहीं तो कल they will definitely make sure कि you are getting notices for not filing your income tax returns. तो don't make this mistakes, ये गलती नहीं करें। हम सबको रिकमेंड कर रहे हैं कि अब इनकम टैक्स के रिटर्न्स का जो रेलेवेंस रहने वाला है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है, इसलिए आप इसको पीछे ना हटे और फाइल करें। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखते हुए अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है, और दिस विल गिव यू अ हैप्पी टैक्स प्लानिंग। एंड यू नो, फाइनेंस जितना ऑर्गेनाइज्ड होता है उतना वो ब्यूटीफुल होता है, उतना वो लेस पेनफुल होता है, वो उतना दर्द नहीं देता। इसलिए फाइनेंस को प्लान कीजिए। तो यही सब मैं आपको आज की सेशन में बताना चाहती थी। यदि किसी को कुछ डाउट्स है तो हम ले सकते हैं। हाँ जी स्नेहा जी, यहाँ कुछ क्वेश्चंस है चैट में। ओके, how can we understand that all TDS is paid or not? थ्रू योर 26AS आपको पता तो होता है कि यदि कोई आपको TDS काट के दे रहा है, ठीक है, आप जिनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होता है कि ये आदमी ने मुझे पेमेंट काट के दिया है। तो 26AS में डे वाइज रिफ्लेक्ट होता है, मतलब जिस दिन वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कितना फाइल कर रहे हैं, सब कुछ उसमें रिफ्लेक्ट होता है। यदि आप अपना 26AS रिकंसाइल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उन्होंने आपका पूरा TDS भरा कि नहीं भरा। मैं सुषमा कोठारी बोल रही हूँ।
जैसे हम हमारे हस्बैंड लोग को बोलते हैं ना, आपने जैसे बोला कि एडवांस टैक्स पेमेंट कर दो, वो बोलते हैं, वो हमें समझाते नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसे होता नहीं है। तो उनको किस बेस पे हम ये लाइन एक लाइन में बोले कि नहीं, ये मैं जो बोल रही हूँ वो सही है? उनको ये बोलिए कि आप अपनी इंटरेस्ट और पेनल्टी जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो थोड़े मेरे पॉकेट्स में डालिए, मेरी शॉपिंग ज्यादा अच्छे से होगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी जो करते हैं। यस। ओके, ठीक ठीक। अगर मेरे हस्बैंड मेरा ITR फाइल करते हैं और मैं शेयर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? शेयर में सिर्फ इन्वेस्ट करने से आप टैक्स नहीं पे करते, यदि उसमें आपको मुनाफा होएगा तो आप टैक्स पे करेंगे। जो लॉसेस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ओके। 26AS ऑनलाइन दिख जाएगा क्या? यस, ऑनलाइन दिखता है। 26AS इनकम टैक्स की वेबसाइट पे दिखता है। तो ये लिंक हम लोग शेयर करेंगे ग्रुप में? कहाँ कर सकते हैं? हाँ जी। बट यू नीड तो टू हैव योर इनकम टैक्स ID एंड पासवर्ड, जो आपके CA के पास ही होगा, आपके पास नहीं होगा, उसके बिना आप नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने CA से सीखिए, क्योंकि यू नीड टू अच्छा, टेक इनकम टैक्स ID एंड पासवर्ड फ्रॉम देम। ओके। Up to how much profit is exempted? 1 लाख। ओके। शेयर्स का यदि आप पूछ रहे हैं तो 1 लाख तक लॉन्ग टर्म गेन इज एग्जेम्प्टेड। क्रिप्टो या शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो क्या इनकम समझी जाएगी? मार्केट वैल्यू बढ़ने से आपकी इनकम नहीं बढ़ी है। इट इज जस्ट दैट आप जिस दिन बेचेंगे उस दिन उसमें आपको प्रॉफिट या नुकसान होगा, उसके हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी समझा जाएगा उसको। ओके। जब वो अकाउंट में आ जाता है पैसा, तब दैट विल बी, जो यस, टैक्स होता है वो हमारे अकाउंट में जो रुपए है उस पर होगा, राइट? उस पे भी नहीं होगा। जो हमारा सेल है, सेल माइनस परचेस प्राइस, जो हमारा प्रॉफिट है उस पे होगा। कितना इंटरेस्ट होता है शेयर्स के प्रॉफिट पे? ऐसे अलग से शेयर्स के प्रॉफिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। 18% इंटरेस्ट होता है टैक्सेस के ऊपर। देयर इज नॉट लाइक, आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट होता है, आपके प्रॉफिट पे नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, स्नेहा जी? ये इंटरेस्ट वाला, हाँ। इंटरेस्ट जो है आपकी टैक्स लाइबिलिटी। फॉर एन एग्जांपल, जो हमने देखा था, हमने 5 लाख की कमाई का लिया था, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया था। तो 2.5 लाख तक आपको टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। बचे हुए 2.5 लाख पे आपको 12,500 रुपए गवर्नमेंट को पे करने हैं 5% से। ओके, तो इस 12,500 पे मुझे ब्याज लगेगा, इस 12,500 पे मुझे पेनल्टी लगेगी। ओके। How much cash can I put in account which we have received from our client? दिस इज नॉट क्लियर टू मी। रिसीव फ्रॉम अवर क्लाइंट मींस, ज्योति जी, आप अनम्यूट कर सकती है अपने आप को। मैम जो मतलब उनकी वो जो कैश में देते, कुछ पैसा व्हाइट में देते, कुछ पैसा ब्लैक में देते हैं, वो वाले पैसे। नहीं, यदि आपको कैश में आपकी मतलब बिजनेस के कुछ ये आता है, रिसिप्ट आती है, तो वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। पर जब आप विदाउट इनकम रिसिप्ट टैक्स की चाहिए। रिटर्न, हाँ, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इसको अपना बिजनेस इनकम दिखाना पड़ेगा। ओके ओके हाँ, तब यू कैन नॉट शो इट कि ये किसी और से आया है। ओके ओके। ओके। फिक्स Thank डिपॉजिट you. पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी टैक्स लगता है क्या? हाँ, उस पे टैक्स लगता है। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। अगर शेयर में 1 लाख प्रॉफिट है और PPF भी 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है, तो ATC की ITR में छूट रहती डिडक्शन है ना? मिलेगा क्या? हाँ, PPF जो है वो 80C में डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अब ये जो 1 लाख का आप जो प्रॉफिट बोल रहे हैं, दिस इज नॉट योर टैक्सेबल इनकम, दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो डिडक्शन माइनस करने के बाद आती है। तो बेसिकली आप 50,000 लॉस में है, क्योंकि 1 लाख आपने कमाया और 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया। तो आपके पास तो पहले सोर्स ही नहीं है कि आपने उतनी कमाई की जितना आपने इन्वेस्ट किया। पहले तो मेरी कमाई 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, 1.5 लाख का डिडक्शन लेने के लिए। दी जैसे अपनी
इंश्योरेंस होता है और जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, इसमें एटीसी की छूट होती है ना? आपका वॉल्यूम बहुत लो है। जैसे हमारा इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है और जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, इनमें जैसे एटीसी की छूट मिलती है ना? फिक्स डिपॉजिट में नहीं है, जब तक वो 5 इयर्स का टर्म नहीं है। ओके, इंश्योरेंस में है, इंश्योरेंस LIC में में। हाँ LIC में है। हाँ, और कोई क्वेश्चंस फ्रेंड्स? मैम, जो इंश्योरेंस का भी आप बोल रहे हैं LIC, इट इज नॉट स्पेसिफिकली LIC, इट्स ऑल द इंश्योरेंस में yes, है it's ना? all type of insurance. all She has a में होता है। specific LIC thing, so I told you कि LIC है। ओके, थैंक यू मैम। all types of insurance. और कुछ जानना चाहेंगे आप लोग रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक? प्लीज कम आउट विथ योर क्वेश्चंस। एक जन का क्वेश्चन बाकी सब लोग को बेनिफिट देता है और ज्यादा क्लैरिटी अगर हमारे पास मिलती है। पुराना पैसा है और गुड आफ्टरनून मैडम। इन्वेस्ट करते हैं तो उसका सोर्स क्या बताना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ, आवाज आ गुड रही? आफ्टरनून। कहिए हाँ कहिए। जी, हाँ हाँ, जी। अगर 5 साल का डिपॉजिट रहा तो एटीसी के अंडर कंसीडर होता है वो? यस यस। ओके, थैंक यू। अगर मैम, हमारे पास पुराना पैसा है और हम उसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका सोर्स क्या बताना पड़ेगा? ये आपके एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से डिफर करेगा। मैं आपको इसका कोई जनरल आंसर नहीं दे सकूंगी। डिपेंड करता है कि आपके रिटर्न्स किस प्रकार के जा रहे हैं और आपका कैपिटल क्या है, जो मैंने कल समझाया था कि कैपिटल होता है हमारा, नेटवर्थ होता है। तो ये थोड़ा सा केस टू केस बेसिस डिफर करेगा। मैम Okay. ऐसा भी कोई लॉ है क्या? मेरे को ऑलवेज ये क्वेश्चन माइंड, हम टैक्स देते हैं, हम जरा सा भी लेट करते हैं तो गवर्नमेंट फाइन लगाती है, ठीक है? जैसे यूएस वगैरह में है कि 30% वो लोग टैक्स देते हैं, तो वो लोग काफी क्लियर करते हैं उन लोगों को कि हम इस टैक्स का ये यूज कर रहे हैं। हम इंडिया में जब टैक्स देते हैं, हमको उसकी क्वेरी चाहिए तो वो हमको कहाँ से मिलेगी? हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा जरा सा लेट हुआ, उन्होंने बोला फाइन चाहिए। हमारा टैक्स जेन्युइन है कि नहीं, कहाँ जा रहा है, वो हमें कैसे पता लगे? गवर्नमेंट उसका क्या हमें बताती है? ये देखिए, कैसे अभी पता करें हम? रानी जी ने ना एक जैसे हमारे 1 मिनट लीगल राइट्स कोर्ट का में भी चलती चालू हूँ। किया है। लीगल राइट्स चालू किए हैं। लॉ लाइट आने वाला है हमारे आंखों के सामने अभी जल्दी।